यस। हाँ, तो पहला क्वेश्चन ये है कि बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है नेक्स्ट एग्जाम की और एआईपीजीटी एग्जाम की। देखिए सभी को गुड इवनिंग, शुभकामनाएं। और नेक्स्ट जो है वो कोई सवा शेर या शेर नहीं है, और न एपीजीटी शेर है। बहुत सुंदर से दो एग्जाम है, पहले एक हुआ करता था, अब दो हो गए। और सिलेबस दोनों का सेम है, बस थोड़ी सी हवा गलत चल पड़ी है कि नेक्स्ट को ऐसे दिखाया जाए। एक्चुअली बच्चे डर जाते हैं ना, एग्जाम के नाम से बच्चे हो चाहे बड़े हो सब डरते हैं। तो जो एग्जाम होता ही नहीं था सीनियर्स का, वो अगर जूनियर बैच का होने लगेगा तो डेफिनेटली क्या होगा ना कि बच्चे सोचेंगे कि ये हमारे साथ ही क्यों। हम्म। और नेक्स्ट कोई नया सिलेबस का एग्जाम नहीं है, नेक्स्ट उसी सिलेबस का एग्जाम है जो अपन एआईपीजीटी में पढ़ते थे, या फिर जो अपन ने पूरे 4.5 साल के यूजी में जो पढ़ा है वही क्वेश्चन नेक्स्ट के बनते हैं। और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपको पढ़ाया कुछ और गया हो और उसका एग्जिट टेस्ट किसी और चीज का लिया जा रहा हो। इतना तो आपको पता होगा ना, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो एजुकेशन की, कोई भी एग्जिट टेस्ट होता है वो क्या होता है कि जो यूजी लेवल में पढ़ा जाता है वो ही एग्जिट टेस्ट में पूछा जाता है। अब हुआ क्या कि एनसीएसएम ने ये सोचा कि बच्चे अंडरस्टूड कर जाएंगे इतना तो, कि बीएमएस करने के बाद एग्जाम हो रहा है तो सिलेबस बीएमएस का ही होगा। लेकिन उन्होंने एक हिंट दिया कि भाई हम इसमें मेडिकल एथिक्स, मेडिको लीगल एस्पेक्ट और जो प्रैक्टिस ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो पूछेंगे। उसका कारण ये था कि एक्चुअली उनके कहने का मतलब ये था कि वो तो है ही, मुख्य विषय तो वही है, संहिताएं और जो एपीजीटी या फिर गवर्नमेंट एमओ का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी जो प्रिपरेशन होती है वही है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इन 3-4 टॉपिक जो प्रैक्टिस से ओरिएंटेड है उन पर भी ध्यान देंगे। मतलब उनका कहने का सेंस इतना सा था कि वो थोड़ा सा अपने को हिंट करना चाह रहे थे कि उस सिलेबस के साथ में स्टूडेंट्स को इन पॉइंट्स पर भी फोकस होना है। उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि इन 3-4 तरह के टॉपिक से ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट को लेके और पूरी इंफॉर्मेशन, हालांकि एक लेटर आया था क्लियरिफिकेशन रिगार्डिंग नेक्स्ट, लेकिन उसमें एनसीएसएम ने सिर्फ नेक्स्ट की डेट और किस किस को नेक्स्ट देना है उसके बारे में क्लियर किया था। सिलेबस के बारे में मेडिकल एथिक्स लिख दिया, और मेडिको लीगल एस्पेक्ट या एमएलसी रिलेटेड जो इश्यूज है, जो एक डॉक्टर को ड्यूरिंग एज ए मेडिकल ऑफिसर ड्यूटी में जो जो चीजें ध्यान रखनी होती है उनके बारे में पढ़ने को बोला। और क्लिनिकल अप्रोच जो है डिजीज की, उसके लिए ऐसे 3 वर्ड उन्होंने यूज किए। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्यों है, और नेक्स्ट किसको देनी है, इस पे अपन आएंगे। और नेक्स्ट कितनी बार देनी है, कई बच्चों को ये भी है। देखो, फर्स्ट थिंग मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जिसको भी नेक्स्ट देनी है सिर्फ एक ही बार देनी है। आपको नेक्स्ट बार बार नहीं देनी। एपीजीटी आपको बार बार देना पड़ सकता है अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो। फर्स्ट थिंग। दूसरा, नेक्स्ट जो है वो एपीजीटी के कंपेयर में ज्यादा इजी है। आपको एग्जाम के पैटर्न को समझना होगा। कैसे? एपीजीटी इज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां सीट्स फिक्स है कि गवर्नमेंट सीट 1500 2000 है, तो ऑल इंडिया के 1500 या 2000 आयुर्वेद के जो पीजी एस्पिरेंट है वही सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट में अगर 20,000 बच्चे बैठे हैं और वो कैपेबल हैं और वो 50% या उससे ज्यादा लाते हैं तो 20,000 के 20,000 भी पास हो सकते हैं एक साथ, क्योंकि वहां कोई कंपटीशन नहीं है। वो यूजी के जो एग्जाम होते हैं जिसमें कहीं कहीं पर सारा बैच पास होता है, कहीं सारी कॉलेज पास होती है, कहीं आधा बैच रह जाता है, तो वहां ऐसा नहीं है ना कि एक बैच में से यूनिवर्सिटी 10 को ही पास करेगी। वो डिपेंड करता है आपकी इंडिविजुअल अप्रोच क्या है, संहिताओं के हिसाब से और स्टडी के हिसाब से। मेरा ऐसा मानना है कि हालांकि इस पर चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन जो बेसिक बेसिक बातें समझ में आती है। एक बात तो 100% तय है कि जो सिलेबस है वो वही है जो यूजी लेवल का एआईपीजीटी का सिलेबस है जिसके आप प्रिपरेशन करते हैं। तो 100% नेक्स्ट का सिलेबस एआईपीजीटी या गवर्नमेंट एमओ का जो आप एंट्रेंस टेस्ट देते हैं स्टेट वाइज या यूपीएससी एमओ में, वही सिलेबस है। तो अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो उन्होंने 3-4 सब्जेक्ट मेंशन किए हैं उस क्लियरिफिकेशन में, उसको थोड़ा और ज्यादा कॉन्शियसली
और अच्छे गाइडेंस के साथ पढ़ने की जरूरत है, और उसके अच्छे नोट्स होने चाहिए आपके पास, अच्छा कंपाइलेशन होना चाहिए उन चीजों का, क्योंकि वो आज तक इन ये जो एग्जाम है ये पीजीटी वगैरह के, उनके इतने हीरो टाइप के टॉपिक नहीं है वो, लेकिन नेक्स्ट के अंदर वो टॉपिक भी मेजोरिटी में क्वेश्चन आ सकते हैं, वहां से भी उनका मीनिंग ये है। तो 100% यूजी वाला ही सिलेबस है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो एग्जाम आयुर्वेदा की डिग्री करने के बाद पहले दिए जाते थे, उसमें एक मेडिकल ऑफिसर का होता था, एक एआईपीजीटी का होता था। मेडिकल ऑफिसर स्टेट का हो सकता है, सेंट्रल में जाए तो यूपीएससी लेवल का हो सकता है। इन दोनों एग्जाम्स के कंपेयर में नेक्स्ट इजी रहेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि नेक्स्ट क्लियर होने तक, अगर आप फाइनल क्लियर है, आपका इंटर्न कंप्लीट है, तो भी न तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं आप एआईपीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं, नहीं आप किसी गवर्नमेंट एमओ का एग्जाम दे सकते हैं, न प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप किसी एजुकेशन लाइन में जा सकते हैं जहां पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से रिलेवेंट कोई भी काम नहीं होता हो। अगर मैं आपको एक लाइन में कहूं तो बीएमएस की डिग्री विदाउट नेक्स्ट सिर्फ एक ग्रेजुएशन डिग्री रह जाती है, आपकी मेडिकल प्रैक्टिस की डिग्री नहीं। ठीक, नेक्स्ट कितनी भी बार दिया जा सकता है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, फर्स्ट थिंग। ठीक, और जब तक, और एक मिथ और चल रहा अभी कि विदाउट नेक्स्ट भी एआईपीजीटी दिया जा सकता, बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। एआईपीजीटी में सेलेक्ट होने के बाद आपको हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर सर्व करना होता है, और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट तो विदाउट नेक्स्ट एग्जाम अलाउड ही नहीं है। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं नेक्स्ट नहीं दूं तो भी प्रैक्टिस कर लूं, तो जितने भी स्टेट और सेंट्रल की एजेंसीज है जो रजिस्टर करती है आपको एज ए डॉक्टर, एक नंबर देते हैं। जैसे राजस्थान की बात करें तो इंडियन बोर्ड ऑफ मेडिसिन जयपुर है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो भाई आयुर्वेद मेडिसिन बोर्ड लखनऊ में है। तो हर स्टेट का स्टेट बोर्ड है, गुजरात, एमपी, सब जगह का होगा। वैसे ही एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और होता है डॉक्टर्स का, आयुर्वेद में अभी वो जो सिस्टम है वो स्टार्ट वैसे तो हो रखा है, लेकिन अभी प्रॉपर पटरी पे नहीं है वो गाड़ी। तो बहुत जल्दी सब लोगों को, आयुर्वेद वालों को सेंट्रल रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा बीएमएस डॉक्टर्स को। इन दोनों ही तरह की एजेंसीज को, स्टेट और सेंट्रल लेवल दोनों ही तरह की एजेंसीज को नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स का डेटा प्रोवाइड कराएगी एनसीआईएस। और आप अगर रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो वो वहां पर पहले ये देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्लियर है कि नहीं, उसके बाद में आगे की चीजें प्रोसीड होगी। तो नेक्स्ट मस्ट है, पर नेक्स्ट कोई आंधी तूफान नहीं है, नेक्स्ट बिल्कुल भी घबराने वाली चीज नहीं है। हाँ, नेक्स्ट से उन लोगों को जरूर घबराना पड़ सकता है जिन लोगों ने यूजी में ठीक से नहीं पढ़ा हो, और या फिर यूजी में ऐसे पढ़ा हो कि बस एग्जाम से 15 दिन पहले पढ़ लिया और वहां कॉपी में लिख के आ गए और जैसे तैसे करके पास हो गए। मतलब अगर आप बीएमएस की डिग्री को एज ए साइड, मतलब ऐसे ले रहे थे ना कि हाँ ठीक है साइड में एक डिग्री हो रही है और आप कुछ कर और ही रहे थे, तो उन लोगों के लिए डेफिनेटली नेक्स्ट जो है वो टफ पड़ेगा। और आपका जो क्वेश्चन था, जो जहां से आपने शुरू किया था, नेक्स्ट का एग्जाम उन लोगों को देना है जिन लोगों ने 20 दिसंबर 2023 या उसके बाद में इंटर्नशिप स्टार्ट करी। इसका मतलब ये है कि अगर आप यूजी के स्टूडेंट हैं इस टाइम पर तो आपको 100% नेक्स्ट देनी है, और अगर आप 20 दिसंबर 2023 तक यूजी में थे, मतलब आपकी इंटर्न स्टार्ट नहीं हुई थी, तो भी आपको नेक्स्ट देना है। और एक स्पेशल कंडीशन ये भी है कि अगर आपका फाइनल का रिजल्ट मान लीजिए 1 दिसंबर 2023 को आया और आपकी इंटर्नशिप 20 तक स्टार्ट ही नहीं हुई और 20 तारीख को स्टार्ट हुई, तो भी आपको नेक्स्ट देना है। 270 दिन की इंटर्नशिप जिसकी पूरी होगी वो बच्चा हर साल में 2 बार नेक्स्ट का एग्जाम होगा, फरवरी और अगस्त। उन दोनों ही अटेम्प्ट में से कोई भी अटेम्प्ट दे सकता है। शर्त यह है कि आपकी इंटर्नशिप के 270 दिन पूरे हो चुके होने चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे पूछते हैं कि नेक्स्ट पहले होगा कि इंटर्नशिप पहले होगी, है ना, मैसेज करते रहते हैं। 270 दिन इंटर्नशिप के कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टार्ट होगा, आप एलिजिबल होंगे। हर ईयर फरवरी और अगस्त में नेक्स्ट होगा। पूछें
आगे आपके पास में क्या क्वेरीज हैं? हाँ सर, ज्यादातर कॉमन क्वेश्चन ये है कि एग्जाम पैटर्न दोनों एग्जाम का सेम रहेगा या फिर दोनों अलग होंगे, क्योंकि अगर दोनों के सेम एआईपीजीटी होंगे। और देखिए, एआईपीजीटी और नेक्स्ट का जो एग्जाम पैटर्न है वो 80 से 90% तक सेम होगा। एमसीक्यू बेस होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेक्स्ट के केस में हो सकता है नेगेटिव मार्किंग वो नहीं रखें, पर जहां तक समझ में आता है नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मैं 10% डिफरेंस किस चीज का बता रहा हूं कि एज ए प्रैक्टिशनर जो कुछ चीजें हैं, जैसे कि मेडिकल रिकॉर्ड्स, जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र, डॉक्टर से रिलेवेंट आईपीसीज, पेशेंट से रिलेवेंट मेडिको लीगल केसेस, और प्रैक्टिस ओरिएंटेड जो अप्रोच है उसका मतलब है कि एक तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एक शोष का रोगी जिसे गृहिणी और अर्श दोनों ही है, वो एक अस्पताल की ओपीडी में आता है, आप वहां के चिकित्सा अधिकारी हैं और आपके पास में ये ड्रग्स रखी हुई, या फिर आपके पास में ये आहार रखा हुआ है, आप उस रोगी को कौन सा आहार खाने को बोलेंगे? अब सवाल चरक संहिता में अग्रह से है, शोष अर्श गृहिणी नाशक अग्रह होता है क्रव्याद मास। एपीजीटी में पूछेंगे शोष अर्श गृहिणी नाशक अग्रह है, आंसर क्रव्याद मास ही। लेकिन ये पूछेंगे कि एक पेशेंट आपके अस्पताल में आता है, उसको ये व्याधि है, आपने जो है उसका चिकित्सा प्रपत्र है वो भर दिया, लेकिन आहार की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ उपयोगी द्रव्य उसके लिए होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, बाकी चीजें वही है। संहिता से ही चिकित्सा होती है, संहिता ही क्लिनिकल एस्पेक्ट है। और जो मॉडर्न के बारे में बहुत से बच्चे चिंतित होंगे कि मॉडर्न प्रश्नों का क्या है, तो मॉडर्न प्रश्न उतने ही आएंगे जितने एपीजीटी आते हैं, मतलब वही 15 से 20-25% मैक्स टू मैक्स। और उनको मॉडर्न मत मानना, जो मेडिको लीगल के रिलेवेंट जो आईपीसीज है, जो डॉक्टर के कर्तव्य जिनको अपन बोलते हैं। एक किसी का कमेंट है कि अगर तंत्र में वेटेज दिया, अगर तंत्र नहीं, व्यवहार आयुर्वेद वाला जो पोर्शन है आपका, उससे आप ये मान के चलिए 5 से 7 क्वेश्चन पक्के आए, ऐसा मेरा अनुमान है। और जो क्लिनिकल अप्रोच है उसकी अगर बात करें, तो अगर क्वेश्चन को घुमा के और कन्वर्ट किया जाए तो मान लीजिए 100 प्रश्न आएंगे एमसीक्यू बेस की, लेकिन वो संहिता से आएंगे। और क्लिनिकल एस्पेक्ट कहां से बनेगा? चरकेस्तु चिकित्सित है, निदान माधव, शल्य में सुश्रुत, तो वो सब क्लिनिकल एस्पेक्ट ही तो है। तो जिसकी एआईपीजीटी की प्रिपरेशन अच्छी होगी, मेरे कहने का एक छोटा सा, अगर मैं आपको सार रूप में एक बात कहूं ना, तो नेक्स्ट एआईपीजीटी कुछ बचता ही नहीं है। फाइनल ईयर के एग्जाम के बाद में पहले बच्चा ये भी सोच सकता था कि मैं पढ़ाई की तरफ नहीं जाके और सीधा प्रैक्टिस की तरफ चला जाऊं, लेकिन इसका एक नुकसान ये होता था, जो चरक सुश्रुत वगैरह सब आचार्य ने मेंशन करा है, कि शास्त्र का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना ही वैद्य बन के बैठ गए। एनसीआई ने उस चीज को रोकने के लिए, और सभी स्टूडेंट्स और सभी कॉलेजों से निकले हुए स्टूडेंट में जो स्टूडेंट्स हैं उनके इक्वली जो आयुर्वेद मेडिसिन का नॉलेज है उसको चेक करने के लिए एक नया बैरियर डाला, एक फिल्टर डाला है। आज अपने कोई एग्जाम फर्स्ट टाइम देना पड़ रहा है, इसलिए अपने को बाधा लग रहा होगा, प्रॉब्लम लग रही होगी नए बच्चों को, और लगता है। लेकिन किसी ने किसी दिन तो नीट का एग्जाम भी इंट्रोड्यूस हुआ था, किसी ने किसी दिन बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये 3 ही होते थे, उस जगह 4 हुए थे, अब वापस 3 कर दिए हैं। तो ये एजुकेशन सिस्टम है, और इसमें जो लोग इसके लिए नियुक्त हैं वो लोग डेफिनेटली अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि आयुर्वेद की जो प्रसिद्धि है, आयुर्वेद में जो आम पब्लिक का विश्वास है, और आयुर्वेद के अंदर जो भी लोग आयुर्वेद को एज ए साइड डिग्री समझते हैं, उन लोगों की छंटनी होगी इससे। पढ़ने वाले बच्चे जो है, या फिर जो नहीं पढ़ेगा उसको भी पढ़वाएंगे, वो कहने की बात ये है। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट में कोई बुराई नहीं है, और पढ़ने वालों के लिए कोई ये बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। अगर आप एपीजीटी की या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन डेफिनेटली हर बच्चा करता है, और अगर आपने फाइनल ईयर तक अच्छा पढ़ा तो डेफिनेटली नेक्स्ट हो जाएगा। मेरे हिसाब से नेक्स्ट से डरने की जरूरत 1% भी नहीं। तो जी, सर अभी जो फाइनल ईयर इंटर्नशिप में है वो पहली बार नेक्स्ट देने वाले हैं, पहली बार कंडक्ट होगा नेक्स्ट, तो वो लोग कैसे प्रिपेयर करें? अभी कम टाइम ही बचा है उसके लिए।
और अभी हाल ही में AIPGT भी आएगा जुलाई के अंदर, वो लोग भी कैसे प्रिपेयर करें, उसका रोड मैप कुछ बताइए। देखिए AIPGT का एग्जाम जो बच्चे अभी देंगे उनके लिए इंटर्नशिप की लास्ट डेट उन्होंने करी है 31 जुलाई, कट ऑफ डेट ये डाली है। और फरवरी में एक एग्जाम लगेगा नेक्स्ट का 25 में, अभी वाले के लिए। तो जो बच्चे अभी AIPGT देंगे उनको नेक्स्ट देना ही नहीं है। जो बच्चे 24 का AIPGT दे रहे हैं उनको नहीं देना है, लेकिन जो बच्चे 25 का एग्जाम AIPGT देंगे उनके पास तो सफिशिएंट चीजें हैं ना भाई। 24 में जो AIPGT के लिए एलिजिबल है उसको नेक्स्ट देना ही नहीं है। 25 के लिए जो नेक्स्ट देगा और AIPGT देगा उसके पास हम पर्याप्त समय है अभी भी। वो प्रॉपर पढ़ना चालू करे। चरक, सुश्रुत, वाग्भट, काश्यप, शारंगधर, जो भी अपनी आयुर्वेद की बृहत्त्रयी, लघुत्रयी और छोटी संहिताएं हैं। और मैं एक लाइन में कहूंगा, आप लोग प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर टीचर और प्रॉपर अप्रोच के साथ में पढ़ना चालू कीजिए। ऐसे नहीं है कि 8 घंटे 10 घंटे हॉस्पिटल ड्यूटी चल रही है, वैसे ही एलोपैथी में कहीं काम कर रहे हैं या फिर खुद का क्लिनिक चला रखा है सुबह 8 से शाम तक 8 तक, वैसे ही फाइनल ईयर में ही। और या फिर पता चले कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जूनियर्स को पढ़ाने में व्यस्त हैं और खुद का जो सिलेबस है उसका पता नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, मैंने वो सारे पॉसिबल फैक्टर्स बताए हैं जिनकी वजह से आपका आने वाला जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन अभी से डिस्टर्ब हो सकती है। कोई भी घरेलू काम, कोई भी चीज जो आपको पढ़ने से आगे आने वाले 8-9 महीने आपका रोज का अगर 2-4 घंटे भी खराब करती है तो उससे बचिए। प्रॉपर प्रिपरेशन कीजिए। और प्रॉपर प्रिपरेशन करने वाले, मैं तो कह रहा हूं कि आपको अगर सही गाइडेंस मिल रहा है अपने सीनियर से, अपने टीचर से, किससे भी, लेकिन रेगुलरिटी के साथ में और संहिताओं को फोकस में रखते हुए अगर आप पढ़ते हैं तो आपके दोनों एग्जाम निकलेंगे। फरवरी में आप नेक्स्ट का एग्जाम दे दो और अप्रैल के अंदर आप AIPGT दे दो। और जिन लोगों को लगता है ना दोनों मुश्किल है, अलग अलग निकालना मुश्किल है, साथ में निकालना आसान है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि जो आपकी फरवरी की तैयारी होगी वो पूरे सिलेबस की होगी, तो 2 महीने और मिलेंगे तो AIPGT के लिए आपकी जो प्रिपरेशन है उसके अंदर और अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी, और अच्छी शाइन आ जाएगी। तो पॉइंट इतना सा है कि AIPGT की तैयारी करने वाले के लिए नेक्स्ट बच्चा है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये यूं समझ लीजिए नेसेसरी कर दिया होगा, ठीक है। और उसकी प्रिपरेशन की जो अप्रोच है, आप बोल रहे हैं कि क्या करें, तो अभी तो करनी नहीं है तैयारी। जो आगे के 25 में तो एग्जाम स्टार्ट होएगा नेक्स्ट का 2025 से, बट देयर इज नो गाइडेंस। देखो मैं आपको इतना एश्योर कर सकता हूं कि जो भी मेरे पेजेस हैं या जो भी चैनल्स हैं, एप्लीकेशन है, उन पे या यूट्यूब चैनल्स पे सेशन होते रहते हैं। आप इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। अगर आप मान लीजिए किसी ऐसे कॉलेज में जहां पर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही, तो आप एक ग्रुप बना लीजिए किसी दिन और एक टाइम फिक्स करके और आधे घंटे की मीटिंग रख लीजिए। जितना मुझे पता है, जितनी मुझ में समझ है, उतना मैं बता सकता हूं। बाकी तो NCSM की साइट, आयुष मंत्रालय और आयुर्वेद के बहुत बड़े बड़े जो है जानकार लोग हैं, जो भी आपके नियर बाय में आपको ठीक लगे आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि गाइडेंस के लिए अपने को प्रयास करने पड़ेंगे। और डेफिनेटली ये बात बहुत सही है कि नेक्स्ट हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, आयुर्वेद जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो NCSM हो चाहे आयुष मंत्रालय हो, वो इनिशियली कुछ भी प्रॉपर क्लियर नहीं करके देते हैं। फिर नई नई बातें बन जाती है, नए मिथ पैदा हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूजन में चले जाते हैं। अगर शुरू से ही ब्रोशर बना के डाल दिया जाता नेक्स्ट का तो कोई समस्या ही नहीं थी। लेकिन निश्चिंत रहिए, नेक्स्ट कोई वैसी चीज नहीं है कि अब तो बस डिग्री गई, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा एग्जाम है, आप डेफिनेटली पास कर पाएंगे। फाइनल ईयर तक जो आपने पढ़ा है उसी में से पूछा जाएगा, थोड़ा सा गाइडेंस, थोड़ी सी आपकी डेडिकेशन, और नेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। जी सर, स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन के दौरान छोटी छोटी गलतियां या मिस्टेक्स होती है, वो आगे जाके बहुत बड़ी रिजल्ट में तकलीफ पैदा कर सकती है, तो वो कैसे मिस्टेक्स को कम किया जाए, उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने आपको जो मेजर मिस्टेक होने के चांस है वो मैंने आपको बताया कि मेजर मिस्टेक ये हो सकती है कि आप फाइनल ईयर के साथ में जो आपको टाइम मिल रहा है, क्योंकि फाइनल ईयर में आपका चिकित्सा का पोर्शन है,
शल्य का है, शालाक्य का है, पंचकर्म का। तो इससे ज्यादा क्लिनिकल सब्जेक्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर आप फाइनल के सब्जेक्ट्स को दोनों चरक और दोनों सुश्रुत से मिला के पढ़े, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं पढ़ के संहिता ओरिएंटेड पढ़े, एटलीस्ट दोनों चरक दोनों सुश्रुत अगर आप फाइनल ईयर में कर ले, और फिर आप सब्जेक्ट देख लेंगे तो सब्जेक्ट के अंदर भी वही सब लिखा हुआ है जो चरक सुश्रुत में है। तो मेरा पॉइंट इतना सा है कि आप 2 घंटे भी खराब नहीं करें फाइनल ईयर के, उसको थ्योरी और जो आपके सब्जेक्ट या फिर संहिता है उससे प्रॉपर पढ़े, क्योंकि फाइनल ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो ही मेजोरिटी में क्लिनिकल एस्पेक्ट उन्हीं में है, और वही आगे के जो आपके एग्जाम है कॉम्पिटिटिव हो चाहे नेक्स्ट हो, उसमें उन्हीं सब्जेक्ट से ज्यादा पूछा जाता है। यस। और हाँ, और सर कॉमन सवाल ये भी है कि कौन से ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। जो राइजिंग बैच है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले, उनको लगता है कि बहुत जल्दी है, और फाइनल ईयर वालों को लगता है कि अभी बहुत लेट हो गया है। तो कौन सा ईयर सही रहेगा प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए? फॉर AIPGT और फॉर नेक्स्ट? फॉर AIPGT। ठीक है, मेरे हिसाब से ऐसा है कि सेकंड ईयर में आपको दोनों चरक पढ़ लेनी चाहिए। तैयारी के स्टेप्स हैं, सेकंड ईयर में आपको दोनों चरक पढ़ लेनी चाहिए, और थर्ड ईयर से आपको टारगेट ले लेना चाहिए, मतलब टारगेट कोर्स। और अगर आप थर्ड ईयर में टारगेट मैनेज नहीं कर पा रहे कॉलेज वगैरह के टाइम की वजह से, तो एटलीस्ट आप थर्ड ईयर में दोनों सुश्रुत कर लीजिए। मतलब थर्ड ईयर अब तो फाइनल ईयर हो गया ना, 3 ही टॉप हैं, तो आपके फाइनल ईयर में एटलीस्ट आपने दोनों चरक और दोनों सुश्रुत अच्छे से पढ़ चुकी होनी चाहिए आपकी, चाहे वो MCQ बेस के हिसाब से, मतलब कहने का मतलब AIPGT के हिसाब से भी, और आपके जो थ्योरेटिकल एग्जाम है उनके हिसाब से भी। तो थ्योरेटिकल एग्जाम के हिसाब से पढ़ने की अलग जरूरत नहीं है। अगर आप संहिता को प्रॉपर पढ़ेंगे तो सारे एस्पेक्ट क्लियर होंगे, चाहे वो थ्योरी हो चाहे MCQ हो, कुछ भी हो। तो प्रॉपर गाइडेंस आप पढ़िए, और सेकंड ईयर से आपको दोनों चरक और थर्ड ईयर से दोनों चरक और दोनों सुश्रुत कम से कम कर लेनी चाहिए। और जो लोग फाइनल में और इंटर्न में आ गए हैं और उन्हें लगता है कि तो बहुत कम टाइम बचा, तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा AIPGT में सिलेक्शन होते हैं फ्रेश बच्चों, मतलब जो इंटर्नशिप कर रहे होते हैं उनकी, क्योंकि उनकी पढ़ाई डिसकंटिन्यू नहीं हो चुकी होती, वो कंटिन्यूसली पढ़ते हैं। फाइनल पढ़ा, उसके बाद में वो आगे आपके इधर प्रिपरेशन के लिए, मतलब चरक और सुश्रुत वगैरह पढ़ने के। तो पढ़ाई का ऐसा है ना कि अगर आप साल 2 साल बीच में छोड़ देंगे तो फिर से शुरू करना थोड़ा भारी है। यस। हाँ, और सर आप संहिता के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और उसका वेटेज बता पाएंगे सर? देखो, वैसे तो ब्रॉड सब्जेक्ट है, मैं इस पर ज्यादा अगर, और दोनों एग्जाम की अप्रोच भी अलग है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें जो ब्रैहत्रयी तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। ब्रैहत्रयी जैसे चरक सुश्रुत वाग्भट की अगर बात करें, तो इसमें ये डिफरेंशिएट करना कि चरक निदान से इतने आ सकते हैं, सुश्रुत निदान से इतने आ सकते हैं, ये ठीक बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रेशियो चेंज होता है हर बार। लेकिन एक चीज जो पक्की पता है वो ये है कि ब्रैहत्रयी में चरक सुश्रुत वाग्भट आते हैं। ये तीनों तो आपके टोटल पेपर का 70 से 75% हिस्सा कवर करते हैं। बाकी बचा हुआ 25 से 30% में 10% आपकी मॉडर्न आती है, 10 से 15%, और 7-8% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रेयर संहिताओं से पूछे जाते हैं। बचे हुए 8 से 10% क्वेश्चन में मेजोरिटी में क्वेश्चन आते हैं वाग्भट, काश्यप, इन दो। इसके अलावा कभी कभी ज्यादा प्रश्न एक साथ पूछ लिए जाते हैं, वो सब्जेक्ट हैं रसशास्त्र, द्रव्य गुण और पदार्थ। तो रस, द्रव्य और पदार्थ से आप 2-2 प्रश्न मान के चलिए एग्जाम का जो जनरल पैटर्न है उसमें, और चरक सुश्रुत वाग्भट से 70% मानिए, 10% मॉडर्न को मान लीजिए, और ये मान के चलिए कि बाकी का सारा कवर करती है शारंगधर और काश्यप। और पिछले कुछ सालों के जो पेपर्स हैं उन पेपर्स के अंदर काश्यप और शारंगधर जो है उनमें और भी ज्यादा प्रश्न आए, 9-9, 10-10 क्वेश्चन सिर्फ शारंगधर और काश्यप से आ जाते। अभी एक
बच्चा जैसे पूछ रहा है कि सर जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे क्या? डेफिनेटली आयुर्वेद का जो जीके, करंट जीके है, प्रीवियस जीके है, आयुर्वेद की जो हिस्ट्री बोल सकते हो आप उसको, वो ये पीजीटी की भी सिलेबस में, आपके बीएमएस फर्स्ट ईयर के भी सिलेबस में है, तो उसमें भी आएगा। इसमें कोई इसमें कोई डाउट वाली बात जी। हाँ सर, अगर वो भी सवाल है कि कौन सी बुक्स प्रिफर करें, अगर कोई बुक्स रेडीमेड मिलती हो पीजीटी की नेक्स्ट की, और कोचिंग क्लासेस के बारे में भी कुछ लोगों को लगता है कि कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, कुछ लोगों को लगता है कि सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। आपके मत से क्या करना चाहिए उनको? देखिए मेरे हिसाब से अगर आपको संहिताएं सही से समझ में आती है और उनका पढ़ा हुआ आपको याद रहता है और उसमें कोई परेशानी नहीं है, तो 100% ये है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास मटेरियल जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। कोचिंग करने का अगर अपन दो फायदों की बात करें तो एक तो कोचिंग जो है वो आपको मटेरियल सारा असेंबल्ड अवेलेबल करवा देती है। आपको ड्यूरिंग प्रिपरेशन ये पता नहीं चलता कि ये भी चीज थी मेरे पास, तो ये है ही नहीं, क्योंकि वो उस पर वर्क करते हैं और उनका हमेशा इसी बात पे ध्यान रहता है कि नया क्या। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कोचिंग के अंदर मतलब आपकी डेली रूटीन क्लास जो होती है, लाइव क्लासेस या जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन, मतलब मेरे कहने का मतलब है आपकी जो डेली क्लासेस होती है, तो डेली क्लासेस आपको एक अनुशासन बनाती है, आपको एक डेली मोटिवेशन मिलता है, डेली टारगेट मिलता है पढ़ने के लिए। सेल्फ स्टडी में क्या है, दोस्त की शादी है, 3 दिन चले गए, कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भाई कहां था, इस बात की टेंशन नहीं है कि 5 दिन बाद में टेस्ट। और ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब भी एक इंसान एज ए स्टूडेंट कुछ भी प्रिपेयर करता है तो उसकी प्रिपरेशन को डिस्टर्ब करने के लिए अपने को लगता है साइड में बहुत सारी चीजें रेडी रहती है, क्योंकि अपन सोशल लोग, मतलब सोशल हैं एज ए ह्यूमन, तो फैमिली रिलेटेड चीजें भी होती है, फंक्शंस भी होते हैं, प्रॉब्लम्स भी होती है। लेकिन अगर आप कोचिंग में होते हैं तो एक तो आपकी कंपटीशन की भावना जिंदा रहती है कि मेरे साथ वाले यार पता नहीं क्या पढ़ लिया, और आप 2 दिन एब्सेंट भी रहते हैं तो टेंशन होती है आती है कि मुझे कवर करना है, क्योंकि आपका सिलेबस छूट रहा है, आपको पता है क्लास में चीजें होगी। तो कोचिंग आपका समय पे सिलेबस करवाने में हेल्पफुल है, कोचिंग आपको संहिता पढ़ना सिखाने में हेल्प कर सकती है, कोचिंग आपको मटेरियल वाइज हेल्प कर सकती है, कोचिंग आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाती है जिससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ओल्ड पेपर करेंगे, बट ओल्ड पेपर का पैटर्न अलग था, अभी जो पिछले 5-7 साल से पेपर आ रहे हैं उनका पैटर्न अलग है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कैपेबल हैं कि ये चीजें सेल्फ मैनेज कर सकते हैं तो आपको किसी कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो होती है कि टाइम नहीं खराब होना चाहिए। और कोचिंग करने का एक फायदा है कि आपका टाइम खराब होने से बचता है। और संहिता अगर आपको खुद से समझ में आ रही है, आप खुद से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं, बस मटेरियल आप अरेंज कर लीजिए। तो सर मेरे सवाल तो अब खत्म हो गए, लेकिन ऑडियंस के अगर अच्छे सवाल आपको दिखे हो, कुछ का आंसर देना हो तो आप दे सकते हैं। ये मैंने अगर आपको कोई सवाल करना हो तो कर सकते हैं सर के साथ। मेरे हिसाब से मैंने सब लोगों, आपने जो पूछा है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है उनके आंसर वैसे ही कवर हुए होंगे। हाँ, इसके अलावा जैसे अभी बच्चों के रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, कई बच्चों के कि नेक्स्ट का सिलेबस क्या है, पढ़ाई कौन सी ईयर से स्टार्ट करनी चाहिए, तो आप इसको डाल देना एज ए पोस्ट। तो जब आप इस स्ट्रीम को शुरू से देखेंगे तो इन सारी चीजों के आंसर उसमें है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। फर्स्ट प्रॉप से कैसे तैयारी करें, फर्स्ट प्रॉप में आपको डेफिनेटली जो सबसे अच्छे से पढ़ने की चीज है वो है अष्टांग, हृदय और एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे आपकी कमांड होनी चाहिए, शारीरिक क्रिया, शारीरिक रचना। यस, और कोई कुछ भी पूछना चाहता है या अगर कुछ कोई बात रह गई है जो याद नहीं आई है या किसी का कोई कंफ्यूजन है तो आप बात कर सकते हैं। हाँ भाई, अगर किसी को कोई सवाल हो अभी नहीं पूछना चाहते हो तो मुझे या सर को, दोनों में से किसी को भी डीएम कर देना, हम दोनों मिलके आपको आंसर दे देंगे। और कोई आए आंसर क्वेश्चन? मॉडर्न के क्वेश्चन कैसे रहेंगे, मैंने बताया आपको है ना। मॉडर्न क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं होते हैं, जैसे एआईपीजीटी का पैटर्न है, जैसे गवर्नमेंट एमओ यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं
वो सरफेस क्वेश्चन आते हैं। सरफेस इन द सेंस, जैसे सरफेस की भी डेफिनेशन अलग अलग है। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंसुलिन जो है वो कौन सी सेल सीक्रेट करती है पैंक्रियाज, तो किसी के लिए ये सरफेस क्वेश्चन है, किसी के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किसी को लग रहा है कि इतना डीप कैसे पूछा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन एंड सर्जरी जो आप बीएमएस लेवल पे पढ़ते हैं वो सफिशिएंट है। उससे ज्यादा मॉडर्न में घुसेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि आप आयुर्वेद का सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। बुक्स फॉर नेक्स्ट एग्जाम हो, तो चाहे नेक्स्ट हो, चाहे एपीजीटी हो, और चाहे बीएमएस यूजी हो, मेरे हिसाब से अभी जो चरक संहिता जो है वो आपकी ये गोरखनाथ और काशीनाथ वाली जो विद्योतनी टीका है, ये बाकी सबसे ठीक है। और जो अंबिका दत्त शास्त्री है सुश्रुत की, वो बाकी सबसे ठीक, जो मुझे लगता है कि जिसकी भाषा आसान है, जिसके विमर्श ठीक है और कम त्रुटियां हैं जी। Yes. ठीक है, अभी और भी कोई सवाल हो तो सर के साथ भी जुड़ सकते हैं आप। और अगर आपको कोचिंग भी लेनी हो तो सर के भी कोचिंग क्लासेस है, आप डेमो क्लासेस भी देखिए, अगर अच्छे लगते हैं तो उनको भी ज्वाइन कीजिए। और सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया हमें और विद्यार्थियों के लिए। आशा करता हूँ कि सभी के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और वेरी ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम एंड पीजीटी एग्जाम। बहुत थैंक बहुत यू धन्यवाद सभी को, सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं नेक्स्ट और एपीजीटी के लिए। पढ़ते जाइए, सिलेबस फिक्स है, घबराने की जरूरत नहीं है। और पढ़ना आपको एक न एक दिन चरक सुश्रुत को तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर आयुर्वेद में पारंगत होना है तो पढ़ने से घबराने से काम नहीं चलेगा। और चिकित्सा के लिए भी पढ़ना होता है, थ्योरी के एग्जाम है वो भी क्लियर हो जाएंगे। बस सबसे जरूरी चीज है पॉजिटिव अप्रोच के साथ में पढ़ते रहिए, मस्ती कीजिए, खूब आनंद कीजिए, कॉलेज लाइफ को जो है बड़ा ही एंजॉय कीजिए, लेकिन कम से कम 2-3 घंटे जरूर रोज संहिता पढ़िए, अपने सब्जेक्ट्स को पढ़िए। आप अगर पूरे साल संहिता से दूर रह के और 15 दिन पढ़ के और एग्जाम पास कर रहे हैं तो चिंता का विषय। अध्ययन नहीं तो चलिए, खाना नहीं, यस ऐसा मोटो बना के यस चाहिए। यस 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 यस। थैंक यू सो मच, सभी को बहुत थैंक यू शुभकामनाएं। सर।